तो चलिए गाइज अब हम समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, ड्यू टू द एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा है एज है, जेंडर है, ठीक है, निकोटीन यूजर्स हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रेस, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या काम करेगा, वो करता है क्रोनिक एंडोथेलियम इंजुरी करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, क्रोनिक एंडोथेलियम इंजुरी करेगा। ठीक है ना, जो आर्टरीज की वॉल होती है उसके एंडोथेलियम लेयर को उसको इंज्योर करते हैं। ठीक है, जब क्रोनिक एंडोथेलियम इंजुरी होगा तो क्या जो होगी, एंडोथेलियम जो होगी डिसफंक्शन होगा, एंडोथेलियम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उससे क्या क्या होगा, उससे क्या होता है, इंक्रीज परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ल्यूकोट्राइन्स एडेशन लूज हो जाता है, मोनोसाइट एडेशन लूज हो जाता है। ठीक है, अब ये माइग्रेट करने लग जाते हैं। कहाँ से माइग्रेट करते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स इमाइग्रेशन फ्रॉम मीडिया ट्यूनिका मीडिया टू द ट्यूनिका इंटीमा मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आएगा इस। तो ये जो ल्यूकोट्राइन एडिशन लूज हुआ है, ठीक है, मोनोसाइट एडिशन लूज हुआ है, वो कहाँ से कहाँ माइग्रेट करते हैं, फ्रॉम ट्यूनिका मीडिया से ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, क्योंकि ट्यूनिका इंटीमा ही तो रप्चर्ड हुआ है ना गाइज, तो वहाँ से ट्यूनिका मीडिया से ट्यूनिका इंटीमा तक इन लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, माइक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल्स इनगल्फ लिपिड। वहाँ पर जिस जगह पर जाते हैं गाइस उन लोग माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर माइक्रोफेजेस जो होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, वो लिपिड को इंगल्फ करते हैं। ठीक है ना, उसमें जो वहाँ पर लिपिड का जो एक्यूमुलेशन हुआ रहता है वहाँ पर उसको इंगल्फ करते हैं। ठीक, स्मूथ मसल और इंगल्फ करने के बाद क्या होता है, स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन होता है, कोलिजन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मास डिपोजिशन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड। ठीक है, वहाँ पर जहाँ जिस जगह पर मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल जो लिपिड को इंगल्फ करते हैं उस साइड पर क्या होता है, स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, कोलेजन वहाँ पर जाएगा। ठीक है ना, एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मास का डिपोजिशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड का वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। समझ में आया ना, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण क्या क्या जिससे क्या कॉम्प्लिकेशन होगा गाइज, उसके कारण क्या होता है, फाइब्रोफैटी एथ्रोमा बनता है। ठीक है ना, फाइब्रोफैटी एथ्रोमा का फॉर्मेशन होता है। ये फाइब्रोफैटी एथ्रोमा को हम बोलते हैं स्टेबल प्लग। ठीक है ना, ये फाइब्रोफैटी एथ्रोमा को हम बोलते हैं स्टेबल प्लग। ठीक है गाइज, व्हेन द रप्चर्ड एंड फ्लो इन ब्लड द कोरोनरी ब्लड वेसल्स इज स्टॉपेड द हार्ट अटैक इज रिजल्ट। ठीक है ना, जब ये जो फाइब्रोफैटी एथ्रोमा है स्टेबल प्लग है, जब ये रप्चर होते हैं, ठीक है ना, जब ब्लड वेसल के थ्रू जब ब्लड फ्लो में ये रप्चर हो जाते हैं गाइस, तो क्या होता है, ये ब्लड में ही फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है ना, ब्लड में फ्लो करने लग जाते हैं। जब ब्लड में ही फ्लो करने लग जाते हैं तो ये जो होता है स्मॉल थिन आर्टरीज होते हैं वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं। ठीक है गाइस, स्मॉल थिन आर्टरीज जैसे एग्जांपल के लिए होता है अपने हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है ना, तो कोरोनरी आर्टरीज में जाकर वो फंस जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है वो एरिया को। जब उस एरिया को ब्लॉक करेगा तो गाइस क्या कॉज कराएगा, ये हार्ट अटैक को कॉज कराता है। ठीक है ना, क्योंकि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि हार्ट को जब हम कोरोनरी आर्टरी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है तो हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है गाइस, क्योंकि जो अपना फाइब्रोफैटी एरिथ्रोमा है वो स्टेबल प्लग है वो रप्चर्ड होके वो ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा है। ठीक है ना, और ब्लड वेसल में जाकर थिन जो आर्टरीज होती है वहाँ पर जाकर फंस जाता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक के डिसीज देखने को मिलता है, सिम्टम देखने को मिलता है। समझ में आएगा गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, ठीक है, द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम रिजल्टिंग फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन ऑन द टिश्यू इफेक्टेड। ठीक है, ये इसके जो साइन सिम्टम होते हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस के डिपेंडिंग अपॉन दी उसके वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। जैसे हार्ट को करता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन करता है। ठीक है ना, एस्चेमिक हार्ट डिसीज भी करता है। ठीक है ना, एस्चेमिक अटैक भी करेगा और शॉक भी करता है। ठीक है, सब एरेक्नोइडल हेमरेज में रिजल्ट, ठीक, सब एरेक्नोइडल, ठीक है, सब एरेक्नोइडल हेमरेज करता है में रिजल्ट। ठीक, पेरिफेरल आर्टेरियल रिजल्ट डिसीज करेगा। ठीक है ना, पेरिफेरल आर्टरीज डिसीज को करता है। ठीक है, एनेउरिज्म करता है। ये इतने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को शो करता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ में आया गाइस, तो इतना सब लिख लेंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है ना, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक हार्ट अटैक और शॉक भी कहते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक, सब एरेक्नोइडल हेमरेज हो जाता है। ठीक है।
ठीक है ना। पेरिफेरल आर्टरीज डैमेज भी होता है, एन्यूरिज्म भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कॉजेस है गाइस, ये सब देख लेना, ठीक। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, लिपिड को प्रोफाइल देखेंगे। ईसीजी करते हैं, ईसीजी क्यों करते हैं गाइस, हार्ट अटैक के हार्ट के जो रिदम को हम मापते हैं, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम ग्राफ के रूप में देखते हैं। तो जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा हमारे आर्टरीज में, तो वो हार्ट पर इफेक्ट करेगा कि नहीं, तो हम ईसीजी करके भी देखते हैं, ठीक है ना। चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे से क्या पता चलता है गाइस कि जहाँ पर वो जो प्लग फंसे रहेगा वो हमें अच्छे से दिखता है, ठीक है ना। तो एक्सरे से वो हम पता लगा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे हो गया, ठीक है। फिर एंडोकार्डियोग्राम, ठीक है ना, एंडोकार्डियोग्राम भी हो गया, एंडोकार्डियोग्राम से हम पता लगाते हैं, ठीक है गाइस। फिर एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है, इसे भी पता लगाते हैं, एंजियोग्राफी से भी पता लगाते हैं, फिर स्ट्रेस टेस्टिंग से हम पता लगाते हैं। ये सभी के सभी क्या है गाइस, इतने सारे क्या है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम पता लगाते हैं किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का। समझ में आया। चलिए अब इसके, ये तो डायग्नोस्टिक हो गया, इसका मैनेजमेंट देखते हैं गाइस, ठीक है ना। अब मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, ठीक। सबसे पहले आता है मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन देंगे। एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन में एग्जांपल है स्टैटिन का, स्टैटिन देते हैं गाइस। अगर हम कहीं पे ब्लॉकेज हो गया है तो सबसे पहले कोई मेडिसिन दिया जाता है, तो स्टैटिन दिया जाता है। स्टैटिन में एटोस्टैटिन, फ्लोएस्टैटिन होता है और लोवास्टैटिन, ठीक है, ये सब दिया जा सकता है। एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन भी देते हैं। एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन टेबलेट जो होते हैं, एस्पिरिन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ये दे सकते हैं, ठीक। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की बात करें, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में स्ट्रेप्टोकाइनेज देना है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल और प्रोप्रानोलॉल, ठीक है ना, ये सब दे सकते हैं गाइस, ठीक है। मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, ठीक। एस इनहिबिटर की बात करें, एस इनहिबिटर में एनालाप्रिड दे सकते हैं, ठीक है। एस इनहिबिटर में एनालाप्रिड है। और डाययूरेटिक्स की बात करें, डाययूरेटिक्स में आप फ्लोरोसेमाइड दे सकते हो गाइस। ये सब हम क्यों दे रहे हैं गाइस, ये देखिए, ये क्या काम कराता है, टेंशन को कम कराता है। ये सब बीपी के, ये सब जो बीटा ब्लॉकर्स हो गया, ये जो एस इनहिबिटर हो गया, सब बीपी में देने वाले मेडिसिन, ठीक है गाइस। बीपी में क्यों देते हैं, ताकि वो ब्लड का जो प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो जो आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है उसको कम लगाए, ठीक ना, ब्लड फ्लो कम हो हमारा, ठीक। तो ये जो हमारे आर्थरोस्क्लेरोसिस का जो डिसीज़ है, उसमें भी तो ब्लड का जो हाइपरटेंशन बढ़ेगा, ठीक ना। वो जो थिक करेगा, आर्टरी की जो डायमीटर होती है उसको थिक करता है, ठीक है ना, ब्लॉकेज को बढ़ाता है, जिसके कारण वहाँ पर प्रेशर के साथ क्या होता है गाइस, ब्लड का फ्लो होता है। तो उसी को हमको कम करना है, उसी को रिलीफ करना है, ताकि हमारा ब्लॉकेज जो है कम रप्चर हो और इधर उधर स्प्रेड ना हो। समझ में आया गाइस। तो इस कारण ये सब मेडिसिन हम देते हैं। अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, वो तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे गाइस, तो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। एंजियोप्लास्टी क्या है, अ कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द ब्लॉकेज और नैरोइंग पार्ट ऑफ द आर्टरी, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पर ब्लॉकेज होता है उस पार्ट पर हम एक कैथेटर को घुसाते हैं, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस। तो अ सेकंड कैथेटर विद डिफ्लेक्टेड बलून ऑन दी टिप देन पास थ्रू द कैथेटर टू द नैरो एरिया, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड कैथेटर में क्या करते हैं गाइस, हम एक डिफ्लेक्टेड बलून को उसमें इंसर्ट करते हैं और जिस पार्ट पर हमारा ब्लॉकेज हुआ रहता है वहां पर जाकर उसको फुला देते हैं, ताकि वो ब्लॉकेज हट सके, ठीक है ना, ठीक। अब बलून इज देन इन्फ्लेटेड, कंप्रेस्ड एंड देन डिपोजिट्स अगेन द आर्टरी वॉल, ठीक है। जो बलून होता है वो इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है। उसको जाकर हम जब अंदर में फुलाते हैं ना गाइस, तो क्या काम करता है, एरिया जो आर्टरी जो वो रहता है, ठीक है ना, ब्लॉकेज हो जाता है, उसको वो पुश करता है, ठीक है ना, उसको पुश करता है और वो क्या काम करता है, वो उसको ओपन करने की कोशिश करता है, उसको पुश करके ओपन करने की जो डायमीटर होते हैं उसको फैलाने की कोशिश करता है। समझ में आएगा। द मेश ट्यूब स्टैंड इज यूजुअली लेफ्ट इन द आर्टरी टू हेल्प कीप द आर्टरी ओपन, ठीक है ना। तो मेश ट्यूब का हम भी उपयोग करते हैं, मेश ट्यूब का उपयोग करते हैं जिसे हम स्टैंड कहते हैं। मेश ट्यूब का उपयोग भी हम आर्टरी को ओपन करने के लिए करते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी हो गया गाइस। तो एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, कैथेटर को अंदर घुसाना होता है, कैथेटर हो गया, बलून्स हो गया, वो अंदर घुसा के उसको वहाँ पर फुला के, ताकि डायमीटर हमारा इंक्रीज हो सके।
सके, ठीक है। अब दूसरा आता है एंडोटेरेक्टोमी, ठीक है ना, एंडोटेरेक्टोमी, ठीक है गाइस। इसमें क्या करते हैं एंडोटेरेक्टोमी में, इन सम केसेस फैटी डिपोजिशन मस्ट बी सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम दी वॉल ऑफ दी नर्विंग आर्टरी। इसमें क्या एंडोटेरेक्टोमी में क्या करते हैं गाइस, जो अपना फैटी डिपोजिशन होता है उसे हम सर्जिकल के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी नर्विंग आर्टरी से, ठीक। व्हेन द प्रोसीजर इज डन ऑन द आर्टरीज इन द नेक, जिसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, इट्स नोन एज द कैरोटिड एंडोटेरेक्टोमी, ठीक है ना। जो हमारा जो नेक में जो आर्टरीज होती है गाइस, कैरोटिड आर्टरी अगर वहां से हम रिमूव कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं कैरोटिड एंडोटेरेक्टोमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैरोटिड एंडोटेरेक्टोमी। चलिए गाइस, अब आते हैं अपने सर्जिकल मैनेजमेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। बाईपास सर्जरी क्या होता है गाइस, बाईपास सर्जरी होती है ये ग्राफ्ट बाईपास यूजिंग अ वेसल्स फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी और ट्यूब मेड बाय सिस्टेमिक फाइबर्स, ठीक है। दिस अलाउ टू ब्लड फ्लो अराउंड दी ब्लॉकेज नैरोइंग आर्टरीज, ठीक है। इसमें क्या काम करते हैं गाइस कि हम या तो हम सिस्टम मैन मेड जो होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टेमिक फाइबर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, या फिर जो दूसरे पार्ट से शरीर के किसी दूसरे पार्ट से हम ब्लड वेसल्स को काटकर उस पार्ट पर लगाते हैं, उस पार्ट पर जोड़ते हैं जहां पर ब्लड का फ्लो बंद हो गया, ठीक है ना। ब्लड का फ्लो जो ब्लॉकेज हो गया उस पार्ट पर हम उसको जाकर लगा देते हैं ताकि वहां पर ब्लड प्रॉपर पहुंच पाए, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। समझ में आया गाइस। अब आते हैं अपने नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ, ठीक। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है गाइस, नर्सेज नीड टू असेस द पेशेंट लर्निंग नीड, ठीक है ना। उस पेशेंट को सबसे पहले नर्सेज को क्या करना है, असेस करना होता है और उसे सीखने की जरूरत होती है, ठीक है ना। लर्निंग नीड्स, ठीक है, उसे सीखने की जरूरत है। पेशेंट को देखना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है क्या है पेशेंट का हालत कैसे है। वन वे टू मोटिवेटिंग पेशेंट टू मॉडिफाइंग देयर द बिहेवियर, इट इज हेल्प देन द अंडरस्टैंड टू द नेचर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। अब उसके बाद हम उसको उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करते हैं ताकि उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आए, उसको हेल्प मिले, ठीक है, अंडरस्टैंड, और हमें जानकारी जुटाने में सहायता मिले, किससे, एथेरोस्क्लेरोसिस के, ठीक है। नर्सेस नीड्स टू एक्सप्लेन द रिस्क फैक्टर ऑफ द रिलेटेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द फोकस लाइफ स्टाइल चेंजेस, ठीक है ना। जो नर्सेस होती है उसको उस एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर को पेशेंट को बताना चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक ना, क्या क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, और उसको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने में फोकस करवाना चाहिए, ठीक है। नर्सेस शुड बी एजुकेटेड पेशेंट अबाउट द इफेक्ट ऑन स्मोकिंग एंड आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है ना। या नर्सेस को क्या होना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए पर्सन्स को, पेशेंट को, और बताना चाहिए कि स्मोकिंग के कारण ये होता है, स्मोकिंग क्या क्या इफेक्ट करते हैं बॉडी में, क्या क्या साइड इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना, और आर्टरीज में इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, हमारे सिस्टम में इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, तो नर्सेस को इसको बताना चाहिए, ठीक है। इन कोर्स एडहेरेंस ऑफ द कोलेस्टेरॉल लोवरिंग मेडिकेशन एंड मेडिकेशन, ठीक है ना। अब हम जो नर्सेस होती है उसे क्या करना चाहिए, इनकरेज, ठीक है ना, इनकरेज एडहेसिव कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मेडिकेशन देना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो ऐसा उसको मेडिकेट करना चाहिए, ठीक है ना, वैसे उनको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक। रिकमेंडेड फॉलो अप द पेशेंट टू स्टेयर टू मॉनिटर रिक्वायर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। अगर हम मेडिकेशन हमारा चल रहा है तो उस नर्सेस को चाहिए कि जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, उससे कितना परसेंट पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है ना, कितना परसेंट उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। कंपनीज बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन विद द डाइटरी कंट्रोल, ठीक है। तो नर्सेस को ये भी चाहिए कि जो डाइटरी कंट्रोल के बारे में बताए कि हमारा डाइटरी लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए, उसके बारे में हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए नर्सेस को, ठीक है गाइस, समझ में आया ना। अब आते हैं लास्ट अपना प्रिवेंशन की तरफ कि क्या हम इसमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, चेक कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करना होता है, फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए गाइस। मेंटेन द हेल्थी वेट, ठीक है, अपने वेट को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। ईट अ हार्ट हेल्थी डाइट, अगर हम खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए ऐसा खाना रहे कि हमारे हार्ट के लिए वो हेल्थी रहे, ठीक है ना। मैनेज द स्ट्रेस, हमारी स्ट्रेस को हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलना है, ठीक है गाइस। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराते रहना है, ठीक है, हमारे बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है चेक कराते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना है, ठीक है गाइस। तो और ये है रेगुलर मेडिकल चेकअप करना चाहिए, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रिवेंशन है जिसमें हम एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, इतना प्रिवेंशन वो जो पेशेंट है इतना तो उनको करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो ये हुआ हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया गाइज। यदि इसमें आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। यदि ये मेरा नोट्स अगर आप सभी के लिए सफिशिएंट है या नहीं भी होगा तो प्लीज़ बताइएगा कि मैं इसमें और क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, ठीक है गाइज। तब तक के लिए थैंक यू।